एक दो तीन, ऊपर से तीन का आया है। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। जी। तो ये वेबसाइट की मैं बात कर रहा था। ये वो वेबसाइट है। यदि आप आईटीआई एक्ट को पढ़ना चाहते हैं, आईटीआई एक्ट को जानना चाहते हैं, तो मेरा सभी से निवेदन है कि एक बार आप इस वेबसाइट के माध्यम से, यदि आपके पास एक्ट की कॉपी नहीं है, तो मेरा ये निवेदन है कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप एक बार जरूर एक्ट को आप डाउनलोड वगैरह करिएगा। ये जो वेबसाइट की मैंने बात की थी, चर्चा की थी, और यहाँ पर अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों माध्यमों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने पहली बार इस एक्ट को पढ़ा तो मुझे लगा कि हिंदी में कुछ शब्द काफ़ी क्रिटिकल हैं, काफ़ी क्लिष्ट हैं, और अंग्रेजी में थोड़ी सी क्लैरिटी मुझको मिली। और यदि आपने अपने जीवन में अभी तक कोई भी एक्ट नहीं पढ़ा है तो ये बहुत छोटा एक्ट है और इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। और हमारे लिए एक अच्छा बात यह है कि हम एक बार थोड़ा सा इसको स्टडी कर चुके हैं, तो हमें मुझे लग रहा है इस सेशन के बाद मैं आपका इतना इंटरेस्ट जगा पाऊंगा कि आपका खुद मन करेगा इस एक्ट को पढ़ने का, इर्रेस्पेक्टिव आपकी आप पीआईओ हैं, एपीआईओ हैं, या डीलिंग क्लर्क है या नहीं है। भारत के नागरिक होने के नाते इस समाज में रहने के लिए हमें इस एक्ट को जानना और समझना बहुत जरूरी है। यदि थोड़ी सी भी जिज्ञासा आपके पास है तो आपको इस एक्ट को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं कुछ टॉपिक आपको बता देता हूं जो मोटा मोटा हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे जितना भी समय हमारे पास रहता है। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट, बीपीएल धारकों के लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं, इसको भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। एग्जम्पशंस, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, पार्शियल इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ पीआईओ, डीम्ड पीआईओ का क्या कंसेप्ट है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का क्या रोल रहेगा, अपील प्रोविजंस क्या है इस एक्ट के अंदर, पेनल्टी को लेके क्या प्रावधान है, जो सेक्शन 4 है ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, उसके लिए क्या चीजें डिफाइंड है, स्यू मेटो डिस्क्लोजर सेक्शन 4, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, और पावर एंड फंक्शनिंग ऑफ एसआईसी एंड सीआईसी जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, थोड़ा हम इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट अपील केसेस, डिसीजंस ऑफ एसआईसी, सीआईसी, लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कमीशंस, आरटीआई ऑनलाइन प्रोसेस, तो मैं यूआरएल वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगा, आईडी पासवर्ड शेयर कर दूंगा।
आप सभी टेक्निकल एक बार चला के देख लीजिएगा, हालांकि प्रॉपर वो चल नहीं रहा है उतना। और आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर आप कोशिश करिएगा, आप या आपके जो भी पार्टिसिपेंट्स या आपके जो भी सहभागी हैं, एक बार जो डीओपीटी वाला कोर्स है उसको जरूर आप एक बार करिएगा, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। मैं अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ और थोड़ा सा, जैसा कि मेरा पहला टॉपिक है कि हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ आईटीआई, मैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। और इस पूरे सेशन में मैं जो भी कंटेंट यूज कर रहा हूँ ये सब प्रशासन एकेडमी की तरफ से ही मिला हुआ है। और ये इस तरीके के जो स्क्रीनशॉट है, मैंने कर्मयोगी पोर्टल पे जो डेटाबेस वगैरह अलग अलग कोर्सेज वगैरह थे, कुछ कुछ मैंने उससे अरेंज करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगे कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं, कहीं कुछ ऐसा लगे कि यार ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं। तो आरटीआई जो एक्ट है 2005 में ये लागू हुआ। कई सारे देश है, जैसे कि मैं और भारत के पहले मैं विश्व की बात करूं तो स्वीडन, मैंने एक छोटा सा नेट से थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार किया है। स्वीडन में सबसे पहले जो देश रहा जहाँ पे ये आरटीआई को लागू किया गया। उसके बाद यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और भी ऐसे कुछ कुछ कंट्रीज रहे भारत के पहले जिन्होंने आरटीआई को अपनाया। तो विश्व की पटल पे यदि हम बात करें आरटीआई के केस में, तो स्वीडन ने आरटीआई को जिस फॉर्म में स्वीकार किया या जिस फॉर्म में उन्होंने लागू किया, उसमें अगर हम जाएं और उसको हम समझने की कोशिश करें, तो उनका जो एक्ट था वो फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट के नाम से परिभाषित हुआ, ना कि आरटीआई के नाम से। 1766 यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि ये इंटरनेट और वहां से लिया हुआ कंटेंट है, तो फिर भी आप एक बार, अगर आपको कभी खुद से कभी प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, आप एक बार क्रॉस चेक जरूर किएगा। तो कई सारे प्लेटफॉर्म पर कई सारी चीजें अवेलेबल हैं। उसके बाद रेगुलरली ये अलग अलग देशों में, जैसे यूएसए का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उनका भी जो एक्ट था वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था। उसके बाद फ्रांस 1978 लॉ ऑन एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स। ऑस्ट्रेलिया का बोला जाता है कि काफी बृहद पैमाने पर इन्होंने लॉन्च किया इसको, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1982 में। कनाडा 1983, न्यूजीलैंड 1982 ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्ट। और फाइनली 2005 में भारत में ये आरटीआई एक्ट लागू हुआ। और अभी वर्तमान में हम बात करें तो लगभग 130 से अधिक देश इस आरटीआई को पार्शियली, बृहद पैमाने पर, अलग अलग पैमाने पर लागू किए हुए हैं। यदि भारत में एक हिस्ट्री की मैं बात करूं, भारत के हिस्ट्री की मैं बात करूं, तो आपको याद होगा जो हमें अकेडमी में जब हम गए थे, प्रशासन अकेडमी में पहले सेशन में हमारा डिस्कशन हुआ था, तो वहां पर उन्होंने बताया था कि मॉडर्न एरा में अगर मैं बात करूं, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्राचीन एरा को लिया हुआ है, कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजा की पारदर्शिता और जन कल्याण के लिए जानकारी साझा करने का बल था। एक्चुअल में आरटीआई एक्ट दो पिलर पे पूरा परिभाषित है। एक तो कि हम सिस्टम में पारदर्शिता लेकर आ रहे हैं, और दूसरा जवाबदेही तय कर रहे हैं। और पारदर्शिता और जवाबदेही कहीं ना कहीं तरह होगी, तो इसे मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर रोक की हम बात कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर हम ये सारी चीजें करेंगे, पारदर्शिता लेकर आएंगे, तो जनता का विश्वास सिस्टम के प्रति बढ़ेगा, लोकतंत्र का जो हमारे जो ढांचा है वो और मजबूत होगा। तो जैसे मैं पुराने एरा की बात करूं तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजा की पारदर्शिता और जन कल्याण के लिए जानकारी साझा करने का उल्लेख था। लोकतांत्रिक विचारधारा और मानवाधिकार आंदोलन के साथ 20वीं सदी में इसकी जरूरत महसूस की गई। विश्व मानवाधिकार घोषणा अनुच्छेद में कहा गया है कि हर व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने और उसे प्रसारित करने का अधिकार है। तो जो भारत में एक्चुअल में इसका जनक अगर कहा जाएगा 1970-1980 के दशक में, तो एक संगठन हुआ राजस्थान में। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन ओपन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप भी इसको देख सकते हैं। राजस्थान का एक संगठन हुआ मजदूर किसान शक्ति संगठन। अरुणा राय जी का नाम आपने सुना होगा, पूर्व IAS ऑफिसर रही हैं। अरुणा राय जी के नेतृत्व में इस संगठन के माध्यम से जो पहला बीज, अगर हम भारत के आरटीआई की तरफ मान के चलें, 1970-1980 के दशक की हम बात करें, 1990 के दशक की बात करें, तो ये एक बहुत मेजर संगठन रहा जिसके माध्यम से आरटीआई की नींव भारत में डली।
और इसकी मूल मांग क्या थी इस संगठन की? राजस्थान का स्थान भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर गांव का, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का गांव है ये। तो इनकी मांग बेसिकली यही थी कि भाई जो गांव की मजदूरी जो दिखाई दे रही है, गांव में जो मजदूरी दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है, विकास के लिए पैसे आए तो वो कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन से काम पेमेंट के नाम पर दिखाए गए हैं, ये उनकी बेसिक मांग थी। और इन सवालों ने सूचना के अधिकार की मांग को जन्म दिया और फिर इसी संगठन के माध्यम से जन सुनवाई, जनमंच आयोजित किए गए और वहां पर पुराने सरकारी बिल, रसीदें और मजदूरी रिकॉर्ड रखे गए और कई तरीके के भ्रष्टाचार के मामले धीरे धीरे खुलासे होते गए कि भैया कोई व्यक्ति मर गया है उसका भी भुगतान किया जा रहा है, इस तरीके से बताया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया जो थी, और जब भी बात आएगी तो ये जो मैं संगठन का नाम बता रहा हूँ, मजदूर किसान शक्ति संगठन, और इनकी जो संस्थापक अरुणा राय जी जो रही, इनका एक बहुत बड़ा रोल कहा जाएगा इस पूरे आरटीआई की नींव भारत जैसे देश में रखने पे, क्योंकि 1970, 80, 86 से लेकर हम वहां तक पहुंचे हैं, 2005 में कैसे भी ये लागू हो पाया। तो इस आंदोलन से प्रेरित होकर देश भर में आरटीआई की मांग उठी, कई संगठन जुड़े, जैसे नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, एनसीपीआरआई, ये भी आपको कई जगह पे दिखाई देगा, एनसीपीआरआई, और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, सीएचआरआई, ये दोनों संगठन भी आपको जब आप गूगल वगैरह करेंगे ओपन प्लेटफॉर्म पे तो आपको इनका कुछ कुछ दस्तावेज वगैरह कुछ कुछ ऐसी चीजें नजर आएंगी जिसपे बात की जा सकती है। मीडिया ने भी इस आंदोलन को भरपूर कवर किया, जिससे ये एक बहस उठ गई कि क्यों ना इस तरीके कानून को लेकर आया जाए। अच्छा, आपको एक मजे की बात मैं बताऊं, तमिलनाडु और गोवा कुछ ऐसे राज्य हैं जो 2005 में, आप सभी को पता है जैसे कि आरटीआई भारत में लागू हुआ, पर तमिलनाडु और गोवा कुछ ऐसे राज्य हुए इन्होंने अपने स्टेट लेवल पे एक आरटीआई, एक स्टेट लेवल पे इन्होंने अपने राज्य में लागू कर लिया था। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र भी उन्हीं राज्यों में शामिल हुए तमिलनाडु और गोवा के बाद, जिन्होंने अपना स्टेट लेवल आरटीआई को इम्प्लीमेंट किया। और महाराष्ट्र का मैं आपको एक बहुत चिर परिचित नाम बताऊंगा, अन्ना हजारे जी का नाम मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे, कि महाराष्ट्र में अन्ना हजारे जी जो रहे, अगर मैं इसकी बात करूं, जन लोकपाल बिल और इसकी जो अन्ना हजारे जी का आंदोलन आपने रिसेंटली पिछले दशक में देखा, 2012, 13, 14 के आसपास, पर आपको जानकर ये खुशी होगी और आपको समझ में आएगा कि अन्ना हजारे जी का ही बहुत बड़ा योगदान था महाराष्ट्र में स्टेट लेवल आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने का। और ये मैं बात तब कर रहा हूँ, अभी देश में आरटीआई लागू नहीं हुआ है, तमिलनाडु और गोवा के बाद राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी आरटीआई लागू होता है और अन्ना हजारे जी उसमें एक बड़ा चेहरा निकल के आते हैं। ये 2002 की जो मैं बात करूं, आपको हो सकता है कई सारे लोगों को जानकारी हो कि 2002 में जब एनडीए की गवर्नमेंट थी भारत में, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लागू कर दिया गया था, मतलब लाया गया था, लेकिन इसको लागू नहीं कर पाए थे 2002 में। और 2004 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, यूपीए गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने आरटीआई को प्राथमिकता दी, तब जाकर 2005 में आरटीआई अधिनियम भारत जैसे विशाल देश में, मतलब किसी छोटे छोटे राज्यों में ना होकर पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। और केवल जम्मू कश्मीर में 2-3-4 साल बाद 2009 के आसपास लागू हुआ था, बाकी पूरे भारतवर्ष में 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो गया था। खास बातों की मैं बात करूं तो कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से सूचना मांग सकता है। एक मोटा मोटा अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल 31 दिनों की अवधि जो है वो इसकी इनिशियल टाइमलाइन रखी गई। हर विभाग में पीआईओ को नियुक्त करने की बात की गई और फर्स्ट अपील और सेकंड अपील का कंसेप्ट लाया गया और सीआईसी और एसआईसी के गठन की बात की गई। ये जो मैं प्रमुख व्यक्तित्व की बात कर रहा था, अरुणा राय जी का मैंने नाम लिया राजस्थान के मजदूर किसान शक्ति संगठन के रूप में, और फिर शेखर सिंह जो एनसीपीआरआई में नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन वाला जो एनसीपीआरआई की जो मैं ऊपर उल्लेख कर रहा था, शेखर सिंह, निखिल डे और अन्ना हजारे जी महाराष्ट्र में जो मैं बात कर रहा था। तो आरटीआई भारत में सिर्फ एक कानून नहीं, एक जन आंदोलन है जिसको 2 दशक लगभग लगे, तब जाके 2005 में छोटे छोटे राज्यों से, अलग अलग राज्यों से, तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक से होते हुए पूरे देश में ये लागू हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में ये लागू होता है। जम्मू कश्मीर में कुछ समय बाद ये लागू होता है, 3-4 सालों के बाद। तो ये मोटा मोटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी एक्ट को पढ़ रहे हैं तो अगली स्क्रीन हमें वही चीज बता रही है कि भाई इतना टाइम लग क्यों रहा था, इतना टाइम क्यों लग गया कि भाई वो इतने सारे संगठन कोशिश कर रहे थे, इट टेक सो मच टाइम
1980-90 के दशक से 2005 आ जाता है। 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आता है, पर उसको किसी कारणवश लागू नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ हर्डल्स वहां पे नजर आए, जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, ओथ बाय पब्लिक सर्वेंट, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968। ये कुछ ऐसे चीजें रही जिससे इस एक्ट को प्रॉपरली और सही तरीके से लाने में थोड़ा सा समय लग गया। ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने, जैसा कि आपको बताया, आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पे कुछ आईटीआई के कोर्सेस अवेलेबल हैं डीओपीटी और अन्य ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, उससे मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कॉपी किया हुआ है ये। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1986 का जो 80-90 के दशक की हम बात कर रहे हैं, वहां से चलते चलते 2005 में, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दोनों सदनों में कोई एक्ट और बिल पास होता है तो पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, और फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, और फिर कहीं जाके 12 अक्टूबर, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, 2005 को पूरे भारत में केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये एक्ट लागू हो पाता है। आरटीआई एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो मेजर कंसर्न वही है कि जो जनता है उसको इंफॉर्मेशन हम दे पाए जो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के पास है, और इसमें हम कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जो भी हमारे लोक प्राधिकरण है, पब्लिक अथॉरिटी को हिंदी में लोक प्राधिकरण बोलते हैं। लोक प्राधिकरण मतलब सरकार के अधीन समस्त विभाग, डिपार्टमेंट, कार्यालय, सारी जो चीजें हैं, निगम, मंडल, बोर्ड, पंचायत, सब कुछ आ जाता है, तो वो सब लोक प्राधिकरण की उसमें आएंगे। बेसिक पर्पस, मेक इट्स सिटीजन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार काम कर रही है, जनता की सरकार है, लोकतंत्र भारत में है, तो जनता की सरकार जनता के लिए काम कर रही है, तो उन एक्टिविटीज को जनता तक पहुंचाना, उन सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना, ये मेजर कंसर्न आरटीआई के उसमें रहा। टू प्रोवाइड क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, टू कंटेन करप्शन। ये एक मॉडर्न, आपने एक सुना होगा, एक हमारे देश के काफी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुए, वंस अपॉन ए टाइम ही टोल्ड, उसी दशक की मैं बात कर रहा हूँ जब आरटीआई की मांग उठ रही थी और आरटीआई को लागू करने के लिए किसान मजदूर संगठन और अन्य कई संस्थाएं प्रयास कर रहे थे। तो हमारे उस समय के जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे वो सहरा के, उन्होंने कहा था कि मैं ऊपर से 1 रुपए भेजता हूँ और नीचे 10 पैसा पहुंचता है। तो करप्शन कहीं ना कहीं एक सिस्टम में था जिसको हम सिरे से नकार नहीं सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर क्या कहना चाहिए, एक मोटिवेशन था कि कहीं ना कहीं ऐसे किसी कानून की, ऐसे किसी एक्ट की आवश्यकता है ताकि हम करप्शन को कंटेन कर पाए और अकाउंटेबिलिटी तय कर पाए, जवाबदेही तय कर पाए, सिस्टम में पारदर्शिता लेके आ पाए। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2002 में जो उस समय की वर्तमान गवर्नमेंट थी, उन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लेकर आए थे, उसको लेकिन लागू नहीं कर पाए थे। तो आरटीआई एक्ट ने उसी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को ही रिप्लेस किया हुआ है। एक अगर हम मोटा मोटा बहुत रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो आरटीआई एक्ट ने किस एक्ट को रिप्लेस किया है, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 जो था उसको रिप्लेस किया गया है। तो बेसिकली आरटीआई में हम प्रमोट कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो सिटीजन है उनको हम एम्पावर कर पाएंगे, करप्शन को हम रोक लगा पाएंगे, और कहीं ना कहीं पीपल का जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रोसेस में, उसको हम कहीं ना कहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए आप देख रहे हो कि लोक सेवा केंद्र और गवर्नमेंट एट द डोर ऑफ द सिटीजन और ग्राम पंचायत स्तर पर ई सेवा केंद्र, ये सारा कंसेप्ट जो है, ये मतलब ये विजन काफी पुराना है और आरटीआई ने इसको कहीं बहुत बड़े लेवल पे बल दिया। ये स्क्रीन मैं डिस्कस करना चाहूंगा, हालांकि जब हम और सेक्शन वाइज इसको चलेंगे, सेक्शन वाइज देखेंगे तो और ज्यादा आपको ठीक लगेगा। फिर भी एक मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली 30 दिन की टाइमलाइन होती है पीआईओ के पास इसको आरटीआई आवेदन में जवाब देने के लिए। और यदि किसी व्यक्ति की जीवन या लिबर्टी वाली बात आ जाती है, लाइफ और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, जब स्वतंत्रता की बात आ जाती है, जीवन मृत्यु वाला केस हो जाता है, तो अब 48 घंटे का प्रावधान इसमें रखा गया है। यदि इंफॉर्मेशन एपीआईओ के थ्रू आवेदन आता है तो 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो इस तरीके से 35 डेज की बात आ जाती है। यदि
थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बात हमें करनी है तो 40 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, 40 दिन की बात आ जाती है। और यदि ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाला केस है और जो द्वितीय अनुसूची जो है आर्टिकल 24 जो है, यदि उससे रिलेटेड कोई मैटर है तो 45 दिन का समय लगता है उसमें। ये अपन डिस्कस करेंगे आर्टिकल 24 है क्या, और बाकी जो चीजें धीरे धीरे करके अभी चूंकि अब एक्ट आपने पढ़ा नहीं है तो मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं आपको एक्ट की तरफ ही लेके चलता हूँ और आपको मजा आने वाला है। आप पहली बार, अगर आप में से किसी ने अभी तक ये एक्ट नहीं पढ़ा है तो आज आपको ना मैं मौखाग्र ये पूरा एक्ट आपको याद करा दूंगा और आपको मतलब मजा आने वाला है कि, और आपका खुद इंटरेस्ट जग जाएगा कि ये एक्ट मुझे खुद से पढ़ना चाहिए। अगर हिंदी में कोई शब्द कठिन होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा पीपीटी या इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ, उस पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि एक मैंने बेसिक ओवरव्यू आपके लिए तैयार कर दिया हिस्ट्री और बैकग्राउंड से, आरटीआई है क्या, क्यों लाया गया, भारत में क्या किस किन किन आंदोलन से होकर गुजरा। अब मैं आपको ना पूरा एक्ट ये मान के चलो बाय द एंड ऑफ द सेशन जैसे मुझे ये एक्ट याद है आपको भी वो एक्ट उसी तरीके से याद हो जाएगा। आपको भी एक्ट उसी तरीके से याद हो जाएगा। एक्ट के चैप्टर की पहले मैं बात कर लेता हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, कुल मिला के 6 चैप्टर है। और चैप्टर 6 में आप देखो आखिरी जो आर्टिकल है 31। तो मैं आपको क्या करता हूं कि इन्हीं चैप्टर वाइज 6 चैप्टर आपको पढ़ा देता हूं। आपको कोई पीपीटी या कहीं कोई इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये एक्ट भी मैंने आपको बता दिया किस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले मैं चैप्टर 1 की ही बात कर लेता हूं। हालांकि इसकी जो भाषा लिखी है उसको मैं आसान करने की कोशिश करूंगा क्योंकि अभी इतना हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा, काफी टाइम लग जाएगा अगर मैं एक एक चीज पढ़ूंगा तो ये एक्ट यहाँ से चालू हो रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और ये मुझे लगता है सभी को पढ़ना चाहिए। प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, पारदर्शिता जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी और उत्तरदायित्व मतलब जवाबदेही। अब ये बार बार टर्म आ रही, लोक प्राधिकरण, लोक पारदर्शिता और लोक प्राधिकारी। तो मैं आपको पहले चैप्टर की 2 धाराएं पढ़ा देता हूं आपको। चैप्टर 1 में जैसा कि आपने देखा था 2 आर्टिकल यहाँ पे डिफाइंड है। पहला आर्टिकल है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। मतलब पहला जो आर्टिकल है वो कोई आर्टिकल नहीं, आरटीआई एक्ट का जो नाम रखा गया है सूचना का अधिकार, ये देखो आप संक्षिप्त नाम, और ये आर्टिकल 4 लाइनों में यहाँ पर समाप्त हो जा रहा है। संक्षिप्त नाम क्या दिया हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। बस इतना ही हमें जानना, इसमें ज्यादा जानने की समझने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 लाइनों में ये आर्टिकल कंप्लीट हो जा रहा है। कुछ धाराएं हैं जो तत्काल प्रभाव से, जब वो मई जून के जो टाइमलाइन मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे, वो तत्काल प्रभाव से लागू हो रही थी। कुछ धाराएं जो है उनको लिए 120 दिन का समय दिया गया था। 12 अक्टूबर 2005 से वो लागू की गई थी। वो टाइमलाइन एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जिससे आपको वो जो पहली वाला जो आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो ये यहाँ पर राष्ट्रपति जी के साइन होने के बाद ये जो टाइम था 15 जून, और यहाँ से वो जो 120 दिन का जो पीरियड था, तो आर्टिकल 1 यही कह रहा है कि कुछ आर्टिकल जो है जो अभी हम डिस्कस करेंगे 15 जून से 12 अक्टूबर के बीच इतना समय क्यों लिया गया, तो कुछ आर्टिकल जो थे, जो धारा 1 कह रही है, कुछ आर्टिकल ये जो थे जो तत्काल प्रभाव से थे। धारा 4 की उपधारा 1, धारा 5 की उपधारा 1 और ये अलग अलग धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे। तो बाकी सारे उपबंध जो हैं वो 120 दिन, जो 12 अक्टूबर की जो मैं बात कर रहा हूँ, 12 अक्टूबर की जो मैं बात कर रहा हूँ 12 अक्टूबर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो वहां से लागू होंगे। अब ये दूसरा जो हमारा चैप्टर में 1 में जो दूसरी धारा है डेफिनेशंस। अब मैं आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो आप थोड़ा सा क्या, आपको भाषा थोड़ी सी कठिन लगेगी। मैं एक कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ या नोटपैड ही खोल लेता हूँ और मैं आपको एक एक नाम लिखते जाता हूँ और मैं डेफिनेशन आपको समझाते चलता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जो इतने बड़े बड़े शब्द आप यूज कर रहे हैं या चैप्टर 2 में, वो कहाँ से निकल रहे हैं, किस प्रकार निकल रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसको एक बार मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ और आपको भी मैं याद कराते जा रहा हूँ। मैंने अभी चैप्टर 1 की बात की, चैप्टर 1, और इसी नोटपैड पे हम पूरा आरटीआई एक्ट कंप्लीट कर लेंगे। और इसके चैप्टर 1 की जो आपका पहली धारा थी, मैं हिंदी अंग्रेजी किसी भी फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एक्ट की भाषा नहीं लिख रहा हूँ।
एक्ट का जो शॉर्ट नेम है, संक्षिप्त नाम जो है, जो उसकी धारा 1 जो है वो ये बात कह रही है। धारा 2 जो है चैप्टर 1 में, उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस डिफाइन की गई हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं की अगर मैं बात करूं तो पहली परिभाषा यही है कि सूचना है क्या। तो हर वो चीज जो आपके ऑफिस में है, नोट शीट से लेकर, लेटर से लेकर, डॉक्यूमेंट से लेकर, लॉग बुक से लेकर, कैश बुक से लेकर, अन्य कई सारी जो चीजें हैं जो आप अपने ऑफिस में सूचना के रूप में रखे हुए हैं, वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा। यहाँ पर अगर कोई स्क्रीनशॉट होगा तो मैं वो दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें चैप्टर 2 में सूचना की भी बात की गई, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो आप उसमें एक्ट की धारा में भी, एक्ट में भी आप पढ़ लीजिएगा, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या, हमें जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट टाइम लगेगा। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन? रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोस, ईमेल्स, फाइल नोटिंग्स, लीगल ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अनुबंध हो रहे हैं, कोई रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, पेपर्स, सैंपल मॉडल्स, और जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर है या सर्वर वगैरह पे स्टोर है, जिसको किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की पहुंच है वहां तक, तो वो सब इंफॉर्मेशन के श्रेणी में आएगा, वो सब इंफॉर्मेशन का पार्ट कहलाएगा। और यदि आप इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं तो आपको समझना होगा क्या इंफॉर्मेशन क्या नहीं है। तो कोई भी ओपिनियन, कोई भी एक्सप्लेनेशन या कमेंट्स ऑफ द PIO यदि वो लिखित में नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। आप भविष्य में क्या करने वाले हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, वो इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। कोई डिसीजन हुआ है, आप उसकी नोटशीट की कॉपी मांग सकते हो, पर आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई ये डिसीजन क्यों किया गया, किस लिए किया गया, या ये चीज अभी तक लागू क्यों नहीं की गई। आप क्यों के बारे में बात नहीं कर सकते। आप उस प्रोसेस से रिलेटेड उसका स्टेटस जान सकते हो कि भैया फला नीति थी, फला विभाग में अभी तक लागू नहीं की गई है, तो उसका आप लागू क्यों नहीं की गई ये नहीं पूछ सकते। आप बता सकते हैं कि इसको लागू करने की दिशा में जो भी कार्रवाई की गई है उसकी नोटशीट की प्रतियां उपलब्ध कराई है। आप ये नहीं बोल सकते कि अभी तक क्यों लागू नहीं की गई है, भविष्य में आपकी क्या योजना है, आप लागू करेंगे या लागू नहीं करेंगे। दैट इज नॉट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। इन्फॉर्मेशन वही है जो लिखित में है, जो डिफाइंड है, जो आपकी नोटशीट में है, कहीं पर है, वही इन्फॉर्मेशन है। और जब हम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमारा अधिकार है, हमें उसकी भी बात करनी पड़ेगी कि भाई ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिकार है वो क्या है, वो किस प्रकार है। तो मैं एक छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, मैं देख लेता हूँ क्यों ओपन नहीं हो रहा है ये। इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। तो अच्छा ये वाला वही है क्या, एक मिनट। बहुत सारे प्रेजेंटेशन होने की वजह से क्या, जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना इधर उधर स्विच करने में, आप भी थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो सूचना का अधिकार जो है उसमें 3 चीजें शामिल है। निरीक्षण, आप किसी कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं, आप किसी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकते हैं, आप किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकते हैं। क्या प्राप्त किया जा सकता है? टिप्पणियां प्राप्त की जाती, कोई प्रकाशित हुई है, कोई किताब प्रकाशित हुई है, डिपार्टमेंट का कोई मैनुअल है, उसके कोई पर्टिकुलर पेजेस हैं, उसको आप उद्धरण मतलब वही उसकी कोई आप कॉपी ले रहे हैं पूरी किताब में से कुछ पेजेस की, दस्तावेज या रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति या सर्टिफाइड कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं उस दस्तावेज की, रिकॉर्ड की। सामग्री के प्रमाणित नमूने आप ले सकते हैं। और सूचना किस फॉर्म में ली जा सकती है? प्रिंट आउट के अलावा भी सूचना ली जा सकती है, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क वगैरह, इन सब फॉर्म में ये सूचना ली जा सकती है। और ये जो पार्ट डिफाइंड है धारा 2 वहाँ जिसको हम बोलते हैं चाचा जाजा, वहाँ उसमें ये डिफाइंड है, ये सूचना का अधिकार की जो डेफिनेशन है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की जो मैंने बात की थी वो भी एक सूचना के अधिकार में जो चैप्टर 2 पे हम बात कर रहे थे उसमें डिफाइंड है। तो मोटा मोटा मैं बताते चलता हूँ, मैंने आपसे बात की कि इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक और है सूचना का अधिकार क्या है, इसको डिफाइन किया गया है। तीसरा है पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी। चौथा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और भी कई सारे हो सकते हैं, मैं मोटा मोटा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि चैप्टर 2 में क्या क्या डिफाइंड है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आप सभी को दिखाई देगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का एक टर्म निकल के आएगी इसमें, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी,
और इनके हिंदी के भी मैं मतलब बताते जा रहा हूं आपको, ठीक है। एक एक करके अभी मैंने आपको सूचना की बात की, व्हाट इज आरटीआई, आरटीआई में अब अभिलेखों का निरीक्षण, वो सब मैंने आपसे बात की। अब मैं बात करता हूं आपको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करता हूं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को हिंदी में ये लोग एक्ट में बार बार लिखेंगे समुचित सरकार। समुचित सरकार एक टर्म बार बार निकल के आएगी जब आप एक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। समुचित सरकार मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ पर बात हो रही है यदि भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, उनका कोई निगम मंडल है, सोसाइटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। यदि स्टेट के, जैसे मेरे और आपकी तरह कई सारे डिपार्टमेंट है जो स्टेट के गवर्नर किए जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, तो उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो सिंपल सा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है। डिपेंड करेगा कि लोक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी, जो ऊपर वाली डेफिनेशन है लोक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी, मतलब मेरा आपका डिपार्टमेंट, विभाग, मंत्रालय, निगम मंडल, बोर्ड, सोसाइटी, जो भी आप समझ सकते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं, वो पब्लिक अथॉरिटी यदि केंद्र की है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केंद्र सरकार हो जाएगी, या समुचित सरकार जिसको वो हिंदी में बोल रहे हैं। यदि वो विभाग, मंडल, सोसाइटी राज्य की है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट राज्य सरकार हो जाएगी। पब्लिक अथॉरिटी को हिंदी में लोग बार बार बोलेंगे लोक प्राधिकरण। लोक प्राधिकरण से संबंध मैंने आपको बताया, हम सभी के डिपार्टमेंट, विभाग जो सरकार के अधीन है, ये सब पब्लिक अथॉरिटी में शामिल होंगे, चाहे वो निगम हो, मंडल हो, बोर्ड हो, डिपार्टमेंट हो, मंत्रालय हो, सोसाइटी हो, कुछ भी हो, वो सब इसके अंदर में आएंगे। इसमें एक और इंट्रोडक्शन किया गया है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, जो एक टर्म निकल के आएगी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है बाय आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। वो एनजीओ, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आएंगी, लोक प्राधिकरण की श्रेणी में आएंगी, और उनके ऊपर भी आरटीआई एक्ट उसी तरीके से लागू होगा जिस तरह मेरे और आपके डिपार्टमेंट पर, हमारे कार्यालयों पर, निगम मंडल, बोर्डों पर ये लागू हो रहा है। सेल्फ फाइनेंस्ड को इन्होंने आरटीआई अपील, फीस एंड अपील नियम जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाया है, उसमें दो चीजों का उल्लेख किया है कि या तो 50,000 रुपए की वार्षिक मदद दी जा रही हो, या उनके टर्नओवर का, इन संस्थाओं के जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, इनके टर्नओवर का 50% यदि दिया जा रहा है तो वो सारी संस्थाएं हैं सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कहलाएंगी इस एक्ट के अंदर, और उन पर भी आरटीआई एक्ट उसी तरीके से लागू होगा जिस तरीका हमारे विभागों और कार्यालयों पर लागू हो रहा है। तो ये हो गया पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकरण। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बता चुका हूं, अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है तो स्टेट गवर्नमेंट समुचित सरकार होगी, यदि केंद्र सरकार के अंदर होगा तो केंद्र सरकार समुचित सरकार होगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने आरटीआई के बृहद स्वरूप को अपनाया है। लघु स्वरूप वो था जो स्टेट वगैरह, तमिलनाडु, गोवा और वहां पे स्टेट लेवल पर जब ये लागू हो रहा था, पर आज की डेट में भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने आरटीआई के बृहद स्वरूप को शामिल किया है। तो लोक प्राधिकरण में केवल यही हमारे आपके डिपार्टमेंट और कार्यालय शामिल नहीं है। अगर मेरे पास, मैंने कुछ दस्तावेज बनाए हुए हैं, अगर वो मुझे मिलता है तो मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, ये देखिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में संसद के मामले में लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, ये सक्षम अधिकारी की परिभाषा में ये आएंगे। मतलब लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जब यहाँ पे शब्द निकल के आएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो लोकसभा के केस में लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के केस में सभापति, राज्य विधानसभा के केस में विधानसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के केस में माननीय मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के केस में, हाई कोर्ट के केस में मुख्य न्यायाधीश होंगे, राष्ट्रपति से जुड़े मामले में राष्ट्रपति, राज्यपाल से जुड़े मामले में राज्यपाल। क्योंकि इन सभी लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में, गवर्नर हाउस में, हर जगह पे, जुडिशियल सिस्टम में, हर जगह पर आरटीआई लागू है। अब चूंकि इन कार्यालयों की कार्य प्रणाली मेरे और आपके कार्य प्रणाली से थोड़ी सी अलग है, तो इस एक्ट में एक आर्टिकल जो अभी अपन आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में, एक आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अपने कार्यालयों में आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने हिसाब से कुछ रूल बना सकती है, कुछ रूल डिफाइन कर सकती है। तो जहां पर भी एक्ट में आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात आएगी तो आपको उसको सक्षम अधिकारी समझना है, और वो सक्षम अधिकारी की श्रेणी में मेरे और आपके पीआईओ, प्रशासनिक अधिकारी के अलावा ये सारे लोकसभा, राज्यसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
और राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यालयों के ये सारे वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ न्यायिक पालिकाई अधिकारी जो हैं ये सब शामिल होंगे हमारे और आपके कार्यालयों के प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा। जब भी मैं किसकी बात करूंगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, क्योंकि इन कार्यालयों की कार्यप्रणाली थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए सक्षम अधिकारी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कुछ अधिकार दिए गए, वो अपने हिसाब से अपने कार्यालयों में आरटीआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पूरी उस तरीके से बाउंडेशन नहीं होगी। उसके बाद एक और टर्म निकल के आएगी आईसी, और आईसी में आप, आईसी मतलब वो इंटीग्रेटेड सर्किट वाला आईसी मत समझिए, आप सभी टेक्नोलॉजी से परिचित हैं। ये आईसी इंफॉर्मेशन कमीशन वाली, और यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन कमीशन का उल्लेख किया गया है, एसआईसी और सीआईसी। जब केंद्र सरकार से रिलेटेड बात आएगी तो जो मैटर है वो सीआईसी के माध्यम से सॉल्व किए जाएंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और जब स्टेट की बात आएगी तो वहां पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात की जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाले केस में कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोक प्राधिकरण के बेसिस पे दो हो सकती है, सेंट्रल भी हो सकती है और स्टेट भी हो सकती है। तो उसी तरीके से जब लोक प्राधिकरण स्टेट का होगा, पब्लिक अथॉरिटी स्टेट की होगी, तब जो मैटर सुने जाएंगे वो एसआईसी में सुने जाएंगे, और जब यही बात केंद्र सरकार से रिलेटेड उपक्रमों की होगी, संस्थाओं की होगी, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात आएगी। अब इन दोनों ही कमीशन में, चाहे वो सीआईसी हो, एसआईसी हो, चाहे वो सीआईसी हो, चाहे एसआईसी हो, इनका ढांचा कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि इन दोनों में ही सीआईसी है और आईसी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यार सर क्या लिख रहे हैं, पहले भी सीआईसी लिखा हुआ है और फिर कह रहे हैं कि सीआईसी के अंदर अगेन सीआईसी और आईसी है। तो सीआईसी के अंदर जो अगला सीआईसी जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की जो हम बात कर रहे हैं। चाहे वो सीआईसी हो चाहे एसआईसी हो, वहां दोनों में मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, और आईसी मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार इसका गठन किया गया है एक्ट में सीआईसी और एसआईसी का कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और मैक्सिमम 10 आईसी हो सकते हैं, जो कि डिपेंड करेगा उस समय पर आयोग के जो संरचना है। अधिकतम आपको आवश्यकता है तो आप 10 सूचना आयुक्त रख सकते हैं और एक मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार सीआईसी एसआईसी को भी चैप्टर 2 जो है उसमें डिफाइन किया गया है, सीआईसी और एसआईसी की बात की गई है, और इनकी जो वो होती है, इनकी जो पदस्थापना होती है, इनके नियम और शर्तें होती है, उसकी एक स्लाइड जो मैंने आईटीआई वहां से ली हुई थी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें कोई बहुत विशेष नियम नहीं है। ये देखिए 3 सिनारियो हमें याद रखने हैं केवल, इनका अपॉइंटमेंट सीआईसी और आईसी का कैसे होता है इन आयोग में। पहला केस तो यही है कि कैंडिडेट जो है सीआईसी एसआईसी के लिए मस्ट बी पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media और administrative and governance। पहला तो ये है कि ये जो अलग अलग फील्ड है इनमें उनको नॉलेज और एक्सपर्टाइज होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि ये जो मेंबर हैं सीआईसी एसआईसी के, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हो सकते, जो हमारी राज्यों की विधानसभा होती है या यूनियन टेरिटरी की होती है उसके मेंबर नहीं हो सकते, और इनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई लाभ का पद ना हो, ये थोड़ा सा सुनिश्चित करना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी से या कोई इस तरह कोई बिजनेस तो वो नहीं चला रहे हैं, ये एक दूसरी शर्त है। तीसरा जो शर्त है, इनके अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनती है, सेंट्रल के केस में प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, स्टेट के केस में मुख्यमंत्री हो जाते हैं। सेंट्रल के केस में लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएंगे वहां लोकसभा में, यहाँ पर हमारे विधानसभा में हो जाएंगे विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन। कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ स्टेट में चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट होंगे। तो ये 2-3 मेजर शर्तें हैं जिनके माध्यम से ये जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त और आईसी जो है उनका पूरी सेवा शर्तें और नियम डिफाइंड होके इस कमेटी के माध्यम से, जो कमेटी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की केस 3 में, उसके माध्यम से ये लोग सिस्टम का पार्ट बनते हैं। तो ये अभी मैं आपको चैप्टर 2 की बात कर रहा था। चैप्टर 2 मैंने बात करी बेसिक डेफिनेशंस है, और मुझे उम्मीद है कि ये अलग अलग प्रकार की जो डेफिनेशंस है ये आपको समझ आई होगी। और यदि आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो एक्ट आपके पास है। एक्ट में जैसा मैंने बात की कि अलग अलग डेफिनेशंस
तो यहाँ समुचित सरकार की अभी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। समुचित सरकार मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे ही सक्षम अधिकारी। तो जो मैंने वहां पे आपको दिखाया, उच्च न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के केस में, किसी उच्च न्यायालय के केस में जो हमारा हाई कोर्ट होता है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और आप जब चाहेंगे तो तब आप इसको आसानी से एक्ट में पुनः पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। इसमें 2 आर्टिकल शामिल थे। चैप्टर आर्टिकल 1 जिसमें आरटीआई जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जिसको शामिल किया गया है, नाम जो है, और परिभाषाएं, जो अलग अलग परिभाषाएं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया हुआ है, और एक एक करके मैंने आपके साथ डिस्कस भी की। इस प्रकार हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नोट करके रख लें, और मैं कोशिश करूंगा कि शाम को 4:30-1 बजे तक जब हम फ्री हो जाएं, कुछ हमारा टाइम बच जाए, तो हम आपकी क्वेरीज वगैरह, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप और मेल वगैरह कर सकते हैं, अपन उसको सॉर्ट आउट करेंगे। चैप्टर 2 की मैं बात कर लेता हूं। चैप्टर 2 जो है, चैप्टर का नाम है सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। लोक प्राधिकारी वही पब्लिक अथॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। पब्लिक अथॉरिटी मतलब मेरा आपका डिपार्टमेंट, मेरा आपका कार्यालय, निगम मंडल, बोर्ड, सोसाइटी, या फिर वो सारे एनजीओ जो 50,000 रुपए वार्षिक रूप से सरकार से ले रहे हैं, या फिर उनका जो टर्नओवर है उनका 50% हम दे रहे हैं उनको, वो सब आ जाएंगे। अब इसमें जो धाराएं हैं वो धारा 3 से लेकर 11 तक धाराएं हैं। एक एक धारा मैं आपको लेके चलता हूँ उसी नोट पेड पर जहां हम चैप्टर 2 कंप्लीट किया। अभी हमने चैप्टर 3 पे हम चलते हैं, और चैप्टर 3 जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी उसी तरीके से याद हो जाएगा ये पूरा। चैप्टर 3 का नाम मैंने बताया कि लोक प्राधिकरण और उनकी जो पब्लिक अथॉरिटी है और उनके जो ऑब्लिगेशंस है, उस पर बात की जा रही है। चैप्टर 3 में ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी और आरटीआई जो है उसकी बात भी इसी चैप्टर में की गई है। तो चैप्टर 2 है एक्चुअल में ये, और चैप्टर 2 की जो धारा है वो 3 है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। चैप्टर 2 है, और चैप्टर 2 में 1 और 2 आर्टिकल जो थे वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आर्टिकल 1 और 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। हम आर्टिकल 3 पे चलते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है व्हाट इज आर्टिकल 3 इन आरटीआई एक्ट, तो आपको बड़े शान से कहना है कि यही वो आर्टिकल है जो हर भारतीय नागरिक को सूचना का अधिकार प्रदान करता है, कि हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से सूचना का अधिकार है हमारे पास, और हम उससे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर भारतीय नागरिक को सूचना का अधिकार प्राप्त है, तो आरटीआई एक्ट की धारा 3 के तहत वो सूचना का अधिकार प्राप्त है। और यदि कर्मचारियों से जुड़े संगठन है, कोई अलग अलग कर्मचारियों से, लोगों से जुड़े हुए संगठन है, तो उन्हें भी इस धारा के तहत सूचना का अधिकार प्राप्त है, और वो भी किसी पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जब वो आवेदन करें तो उसमें संगठन का नाम ना लिख के किसी व्यक्ति का नाम लिखें, भले ही वो संगठन के बिहाफ पे जानकारी मांग रहे हो। अब आ जाती है आर्टिकल 4। मुझे लग रहा है आर्टिकल 1 to 3 आपको याद हो गए होंगे। आर्टिकल 1 एक्ट का शॉर्ट नेम है। आर्टिकल 2 में अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस है, और आर्टिकल 3 हमको यह अधिकार दे रहा है कि हर भारतीय नागरिक को सूचना का अधिकार प्राप्त है। अब आर्टिकल 4 में हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 4 है ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। आपने वो 17 बिंदुओं का मैनुअल का बार बार जिक्र सुना होगा। 17 बिंदुओं का जो मैनुअल डिफाइंड है वो इसी आर्टिकल 4 में डिफाइंड है। 17 पॉइंट मैनुअल जो है वो इसी आर्टिकल 4 में डिफाइंड है। यही वो बाध्यताएं हैं जो हर लोक प्राधिकरण को अपने कार्यालयों में करके रखना है, अपने कार्यालयों में मेंटेन करके रखना है। वो 17 बिंदुओं की सूची में आपको एक बार दिखा देता हूँ। बाकी ये सारा मटेरियल आप सभी के पास भी अवेलेबल है, आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। यदि नहीं हो तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। तो मैं वो 17 बिंदुओं को एक बार मोटा मोटा दिखा देता हूं आपको। थोड़ा सा अलग अलग पीपीटी ओपन है तो थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम। सत्रह बिंदुओं का जो मैनुअल है मैं उस पर लेके चल रहा हूं आपको एक बार।
ये वो 17 बिंदु हैं जो आर्टिकल 4 में डिफाइंड है। और अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य, अपने अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य। मुझे नहीं पता कितने डिपार्टमेंट इसको मेंटेन किए हुए हैं, अपडेट किए हुए हैं, मुझे नहीं पता है। अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड, ऐसे दस्तावेज के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण प्रवर्गों का विवरण। आपको पता ही नहीं है आपके पास कौन कौन सी चीजों के आप कस्टोडियन है, तो आप जनता को कैसे दे पाएंगे। तो ये वो 17 बिंदुओं का जो मैनुअल है पूरा, ये आर्टिकल 4 में डिफाइंड है। इसके साथ भारत सरकार का ये पत्र भी है। 17 बिंदुओं का मैनुअल तो आर्टिकल 4 में डिफाइंड है ही है। भारत सरकार का ये जो एक सर्कुलर हमें प्राप्त हुआ था, परिपत्र क्रमांक दिस जो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है 2013 का, उन 17 बिंदुओं के अलावा ये जो 8 बिंदु और डिफाइंड है, इस तरीके से 25 बिंदुओं की जानकारी हर लोक प्राधिकरण के पास होनी चाहिए। सार्वजनिक खरीद से संबंधित जानकारी, पीपीपी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उससे संबंधित जानकारी, स्थानांतरण नीति, स्थानांतरण आदेश, और ऐसे अन्य जो 7-8 पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया, संरचना, बजट आवंटन, ये अलग अलग जो टोटल 25 पॉइंट हो गए। तो ये वाला जो सब डिफाइंड है वो आर्टिकल 4 में डिफाइंड है। आर्टिकल 4 में ये 17 बिंदुओं का जिक्र हो रहा है। और आपको बताना चाहूंगा मैं, मध्य प्रदेश के केस में जीएडी ने बार बार ये लेटर जारी किया कि हर विभाग में एक अधिकारी नियुक्त करिए जो अपने पीएस को, अपने एसीएस को, अपने सचिव को हर महीने ये लेटर साइन करके देगा कि 17 बिंदुओं में जो जानकारी है इस महीने की मैंने अपडेट कर ली है। ऐसा जीआईडी का सर्कुलर है। यदि टाइम मिला बाय द एंड ऑफ द सेशन तो मैं आपके साथ वो सर्कुलर भी दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ सर्कुलर जो अवेलेबल है। तो 17 पॉइंट वाले मैनुअल यहाँ पे डिफाइंड है और इसी को ये स्यू मोटो डिस्क्लोजर कहते हैं। एक्चुअल में ये जो धारा है, ये जो आर्टिकल है, इसलिए डिफाइन किया गया है ताकि आरटीआई आपके कार्यालय में लगे ही नहीं। स्यू मोटो डिस्क्लोजर जो आपने सुना होगा उसका यही कंसेप्ट है कि भाई आप प्रोएक्टिव वे में, इसको मैं प्रोएक्टिव डिस्पोजल भी चाहूं तो लिख सकता हूं कि आप प्रोएक्टिव अप्रोच रखिए आप आरटीआई के प्रति कि आपके ऑफिस में आरटीआई आई क्यों रही है। आप ऐसा क्यों नहीं कर दे रहे कि लोग वहां से डायरेक्ट ही आपकी जो वेबसाइट्स हैं, आपके जो पोर्टल हैं, आप उसमें जानकारी इतनी अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं कि लोग वहीं से जानकारी प्राप्त कर ले। लोग आपके पास आरटीआई लगाने आ क्यों रहे हैं। तो ये आर्टिकल 4 यही बता रहा है कि आपको प्रोएक्टिवली काम करना है, स्यू मोटो डिस्क्लोजर पर फोकस करना है। 17 पॉइंट का जो मैनुअल और भारत सरकार का जो 8 बिंदुओं का जो परिपत्र आया है, यदि आप उतनी जानकारी अपडेट करके रखते हैं तो कोई व्यक्ति आपके यहाँ आरटीआई लगाने आएगा ही क्यों, आपके आरटीआई की संख्या ही रिमूव हो जाएगी। ये सब चैप्टर 2 की जो आर्टिकल 4 है उसमें डिफाइंड है। अब मैं आर्टिकल 5 की बात कर लेता हूँ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर्टिकल 5। तो मेरा क्वेश्चन था, अभी मैं क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा भाई, बहुत सारा वो है, मैंने आपसे बोल दिया, आप नोट कर लीजिए और हम बाय द एंड ऑफ द सेशन हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 5 जो है, आर्टिकल 5 कुछ नहीं बता रहा। आप जो बड़े शान से पीआईओ, एपीआईओ और ये सब जो नाम आपने सुन रखे हैं, जो पदनाम आपने सुन रखे हैं, मैं यहाँ पे अगर पदनाम लिख दूं, ये सारे पदनाम और ये सारी जो बातें निकल के आ रही हैं ये आर्टिकल 5 से आ रही हैं। पीआईओ, एपीआईओ, लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, ये सारे जो पदनाम डिफाइंड हैं ये आर्टिकल 5 में डिफाइंड है। छोटा सा आर्टिकल है, आप चाहो तो उसको और डिटेल में पढ़ लेना, मोटा मोटा समय के हिसाब से मैं आपको बताते चल रहा हूँ। आर्टिकल 6 में आवेदन लग रहा है, जो भी आरटीआई का आवेदन लग रहा है वो किस धारा के तहत लग रहा है। आरटीआई एप्लीकेशन धारा 6 के तहत लग रहा है। धारा 6 के तहत आरटीआई एप्लीकेशन लगाने का अधिकार हमको मिला हुआ है। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, बाकी आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। धारा आरटीआई का आवेदन यदि कोई व्यक्ति लगा पा रहा है, देखिए अधिकार आपको कहाँ मिल गया, आर्टिकल 3 में मिल गया है। अधिकार आपको मिल गया आर्टिकल 3 में, चैप्टर 2 के आर्टिकल 3, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अधिकार आपको यहाँ पे मिल गया है, पर आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन के बारे में जो बात की जा रही है वो आरटीआई एप्लीकेशन की जो बात की रही है वो आर्टिकल 6 में की जा रही है। इसमें हालांकि जो फीस एंड अपील नियम 2005 आया था उसमें कुछ मॉडल प्रोफार्मा आ गए थे, तो कुछ विभागों ने क्या कंसेप्चुअल बना दिया कि वो उस प्रोफार्मा में ही आपको आवेदन देना है, जबकि ऐसा नहीं है। एक सादे कागज पे भी आवेदन दिया जा सकता है। आवेदन की भाषा हिंदी, अंग्रेजी और कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। ये सारी चीजों पे जब बात आएगी, क्या किसी व्यक्ति को लिखना नहीं आ रहा तो उसको अधिकार प्राप्त है, तो आरटीआई आवेदन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो आर्टिकल 6 है। अब मैं आर्टिकल 7 की तरफ जंप कर देता हूँ।
और आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ समय से वो एक्ट खोला नहीं है। तो जैसे मुझे मेरे दिमाग में ये चीजें सेट हैं, आपको भी इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आपको इतना इंटरेस्ट आ जाए। और मुझे नहीं पता वहां एक्ट में क्या लिखा हुआ, मैं यहाँ पर जो मुझे समझ में आई जो भाषा में उसमें आपको बता रहा हूँ। जब धारा 6 में आवेदन आ गया तो धारा 7 में उसका डिस्पोजल हो रहा है। तो डिस्पोजल वाली जो धारा है वो धारा 7 है आरटीआई एक्ट में। डिटेल आप उसका पढ़ लेना, कैसा डिस्पोजल हो रहा है, क्या डिस्पोजल हो रहा है। पर अगर आरटीआई आवेदन कोई लगा हुआ है, कोई व्यक्ति डिस्पोज करेगा तो उसके लिए धारा 7 एप्लीकेबल है। धारा 7 के नियमों के तहत ही उसको डिस्पोजल किया जा सकता है। अब मैं चलता हूं 8 में, क्योंकि डिस्पोजल 8 और 9 के बिना नहीं हो पाएगा। 8 और 9 के बिना डिस्पोजल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 में दिया हुआ है एग्जम्पशंस, और इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। और आर्टिकल 9 को भी हमको समझना है। 9 में जो एग्जम्पशन है वो कॉपीराइट वाला है। धारा 9 जो जुड़ी हुई है वो कॉपीराइट से जुड़ी हुई है। धारा 8 जो जुड़ा हुआ है एग्जम्पशन से जुड़ा हुआ है। धारा 7 में आवेदन डिस्पोज जरूर करना है, पर धारा 8 और 9 को, आर्टिकल 8 और 9 को ध्यान में रखते हुए डिस्पोज करना है। तो मैं जल्दी से आपको आर्टिकल 8 और 9 को डिटेल में जानने की और समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा ये सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, मैं कोशिश करता हूं कि धारा 8 के जो एग्जम्पशंस हैं उससे आपको अवगत करा सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो काका काका हिंदी में आप समझ लीजिएगा, मेरे को थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो रहा था तो मैंने एबीसीडी के फॉर्म में एबीसीडी भी लिख दिया। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको एबीसीडी नजर आएगा, बाकी यहाँ पे काका वो भी मैंने लिख दिया है। धारा 7 में सूचना देनी है हमको आरटीआई एक्ट में। हमारा पहला मोटिव ही यही है। आप भी किसी से बात करिएगा, कहीं डिस्कशन करिएगा, पहला प्रावधान यही है कि हमें सूचना देना है। पर धारा 8 और 9 को पढ़ने के बाद यदि आपको धारा 8 और 9 का ज्ञान नहीं है तो हो सकता है कि आपसे गलती हो सकती है। तो धारा 8 का पहला आर्टिकल जो है, धारा 8 का पहला जो उपबंध है, सब आर्टिकल जो है, जिसको कहा या ए बोल सकते हैं, सूचना जिससे देश की प्रभुत्ता, अखंडता, सुरक्षा, वैज्ञानिक और आर्थिक हित प्रभावित हो। यदि ऐसी कोई सूचना है जिसको डिस्क्लोज करने से इस तरीके से देश की प्रभुत्ता, अखंडता, सुरक्षा पे बात आ जाएगी तो हमें उसको रोक सकते हैं। हमारा रोकने का अधिकार है, और ये अधिकार हमें एग्जम्पशन 8A के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। सूचना जिसे न्यायालय द्वारा निषिद्ध किया गया या न्यायालय की अवमानना हो, आर्टिकल की जो सब धारा बी में इसका प्रावधान किया गया है। संसद या विधानमंडल या विधान पालिका, आप विधानसभा समझ लीजिए, उसके विशेषाधिकार भंग हो, यह सी में डिफाइंड किया गया है। सूचना जिसमें वाणिज्यिक, विश्वास, व्यापार, गोपनीयता, बौद्धिक संपदा को नुकसान हो, उसको 4 में रखा गया है। बौद्धिक संपदा, वाणिज्यिक, विश्वास, दो संस्थाएं हैं, उनके बीच में अगर इस तरीके से कोई व्यावसायिक रूप से, व्यापारिक रूप से कोई पेटेंट किसी कंपनी ने करवाया हुआ है, कुछ करवाया हुआ है, तो वो उसकी बौद्धिक संपदा हो जाती है। उसको भले ही पब्लिक अथॉरिटी की पहुंच है उस संस्था तक, पर अगर किसी का कोई कॉपीराइट है, किसी ने नया कोई प्रोडक्ट का फार्मूला लॉन्च किया हुआ है, जैसे आपने एक समय सुना था कोविड वैक्सीन की बात आई थी, तो भारत सरकार ने फिर वैक्सीन का, क्योंकि भारत सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि बहुत बड़े लेवल पे उसको प्रोड्यूस कर सके, तो फिर भारत सरकार ने उस फार्मूला को कुछ अन्य कंपनियों के साथ भी शेयर किया था कि ताकि लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन हो सके। तो यदि ऐसा कोई आपका पेटेंट है, जैसे मैंने वैक्सीन का एग्जांपल लिया, बौद्धिक संपदा में और भी कई सारी इंटेलेक्चुअल राइट्स आ सकते हैं, और वो सारी चीजें शामिल है। धारा 6 वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध हो, जब इस तरह की कोई नातेदारी होती दो सरकारों के बीच में, उस केस में भी हम ये सूचना रोक सकते हैं। जैसे आपने धारा F की मैं बात करूं, स्विट्जरलैंड बैंक में आपने सुना होगा कि वो स्विस बैंक में कई सारे लोगों के खाते हैं, पर भारत सरकार आज तक उन खातों को डिस्क्लोज नहीं कर पाई, क्योंकि जब आप किसी दूसरे देश से, विदेशी सरकार से विश्वास में कोई सूचना ले रहे हैं कि हमारे स्विस बैंक में इतने 10,000 भारतीयों के खाते हैं, क्या एक्स भारतीयों के खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर कोई गिल्टी होता है, किसी का पाया जाता है कि ये काला धन है, ये सही, इनका प्रूफ नहीं है इनके पास, उसको सरकार ओपन कर सकती है, डिस्क्लोज कर सकती है, क्योंकि वो गिल्टी है। पर किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं डिस्क्लोज कर सकती, क्योंकि स्विस बैंक ने उसको विश्वास में दिया हुआ है भारत सरकार को। तो ये आर्टिकल F जो है वो इसको समारोहित कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है। जानकारी जो व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगी, धारा G में आप गूगल सर्च करोगे तो आपको कई सारी ऐसी आईटीआई मिलेगी। लोग कह रहे हैं कि भाई वो इंटरव्यू पैनल में कौन कौन से प्रोफेसर बैठे हुए थे, उनकी जानकारी हमको चाहिए।
एक व्यक्ति कह रहा है कि वो इंटरव्यू पैनल में कौन कौन व्यक्ति शामिल हुए उनकी जानकारी हमको बता दो। अरे भाई, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप चाहो मेरिट लिस्ट मांग लो, आप चाहो बाकी पार्टिसिपेंट्स के वो मांग लो, आप कि किस किस का सिलेक्शन हुआ उसकी मेरिट लिस्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पर आपको इंटरव्यू पैनल की जानकारी क्यों चाहिए? ये मैंने एक मोटा, आपको जिस भाषा में आपको समझ में आए, एक मोटा मैंने एग्जांपल बताया। जब इस तरीके का कोई आवेदन लगता है तो फिर इसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा पे बात ना आ जाए इस तरीके की जानकारी डिस्क्लोज करने से। और उसी तरीके से धारा H जो बात कर रही है कि जीवनकारी, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, कोई कोर्ट विजिलेंस की कार्रवाई चल रही, कोर्ट केस चल रहा है, उसके बीच में अगर हम कोई सूचना डिस्क्लोज कर दे रहे हैं, कुछ ऐसा कर दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आपने सुना होगा ना, रा और ये सारे एजेंट वगैरह रहते हैं, अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसी रहती है। मैं आपको बता दूं बेटा, तुम इतने खतरनाक तुम मुजरिम थे, तुम भला फला इतनी डकैती है, तुमने ये किया हुआ है, और मेरा ये फला गुप्तचर है जो तुम्हारे मोहल्ले में ही रहता है, मैं इसकी वजह से मुझे प्राप्त हुई है तुम्हारी जानकारी, तब मैं तुम्हें वहां पे, तुम ढाबे पे चाय पी रहे थे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो भाई इस तरीके की जो चीजें हैं, यह हमारे गुप्तचर होगा या ऐसी कोई प्रणाली है जिससे भाई अपराधियों को मतलब पकड़ने में या उनके कोर्ट केस में उस सारी चीजों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो ये वाली चीजें भी हम डिस्क्लोज करने से रोक सकते हैं और ये प्रदायकारी बंधन से मुक्त रहेंगी। तो ये धारा 8 या आर्टिकल 8 है जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि धारा 7 में डिस्पोजल जरूर करना है, पर धारा 8 के एग्जाम्पशंस को ध्यान में रखते हुए और आपको और डिटेल में पढ़ना है। जैसे मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल दिए, स्विस बैंक का एग्जांपल लिया, वो इंटरव्यू वाला एग्जांपल लिया, ये गुप्तचर प्रणाली वाला एग्जांपल लिया। आप तो कुछ मत करो, आप तो गूगल पे जाओ और लिखो धारा 8 खा इसका एक एग्जांपल से समझाइए, तो वो बिल्कुल आपको एक आध दो कोई कोर्ट केस का एग्जांपल बता देगा, कोई एसआईसी के निर्णय का एग्जांपल बता देगा, और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि अच्छा देश की सुरक्षा पे खतरा हो रहा है। धारा 8 का मैं एग्जांपल बता दूं आपको, जो 8 मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अभी बहुत एक दुखद घटना देश में हुई थी, पहलगाम अटैक हुआ था, और सब लोग कह रहे थे अरे मोदी सरकार को ये करना चाहिए, मोदी सरकार को वो करना चाहिए। तो क्या कोई आरटीआई लगा के ये मांग सकता था कि भारत सरकार से, कि रा से, कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से, कि हमारी और वायुसेना से, कि भैया आप फला ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च करने वाले हैं, कितने तारीख को, कितने बजे करेंगे, कौन कौन से आपके टारगेट होंगे? अगर कोई ये मांग लेगा तो फिर तो मुसीबत खड़ी हो जाती ना। तो आप देखो एक्ट को कितना ध्यान से, कितनी जवाबदेही से बनाया गया। हालांकि 2 दशक पहले एक्ट बना गया और आज 2025 में भी उसी तरीके से प्रासंगिक है जिस तरीके से 2005 में था। और ऑपरेशन सिंदूर का मैंने आपको एग्जांपल बताया, यदि 8A का प्रावधान नहीं होता तो देश की सुरक्षा पे कहीं ना कहीं खतरा पैदा उत्पन्न हो जाता। तो ये मैंने जो 3-4 एग्जांपल बताए, आप हर उसके लिए 8B, 8C, 8D किसी के लिए गूगल पे जाके जब आप स्वयं प्रशिक्षण आयोजित करें तो आप स्वयं इन चीजों को गूगल पे जाके देख सकते हैं तत्काल, या कोई क्वेरी वगैरह आए तो आप तत्काल उसको देख सकते हैं। उसी तरीके से डिस्पोजल भले ही साथ में करना है, पर डिस्पोजल आपको 8 के एग्जाम्पशंस भी ध्यान में रखने हैं और 9 के एग्जाम्पशंस भी ध्यान में रखने हैं। 9 मतलब कॉपीराइट। बहुत देर से मैंने आपको एक्ट नहीं दिखाया है, तो मैं एक बार एक्ट में इन आर्टिकल के क्या नाम लिखे गए वो भी पढ़वा देता हूं। जैसा कि मैंने बात की थी, लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, सूचना का अधिकार आपको धारा 3 दे रही है, जो 17 बिंदुओं का मैनुअल है, स्यू मेटो डिस्क्लोजर है, ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, वो आर्टिकल 4 में है। लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम, जो पीआईओ एपीआईओ जो आप बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल 5 में है। सूचना का आवेदन का अनुरोध आर्टिकल 6 के तहत आ रहा है। सूचना का डिस्पोजल धारा 7 के तहत हो रहा है। धारा 8 जो हम एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं, जो प्रकट किए जाने से छूट जिनमें दिया गया है। और धारा 9 जो है, कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। यहाँ पे आपको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि धारा 9 जो है वो कॉपीराइट एक्ट से जुड़ी हुई धारा है। यदि मैंने कहीं इसका कुछ नेट से कॉपी पेस्ट अगर यहीं कोई कुछ किया होगा तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। कॉपीराइट एक्ट से जुड़ा हुआ मैटर है ये, मैं बता देता हूँ। सूचना का इनकार यदि ये कॉपीराइट का उल्लंघन करती हो, हिंदी में लिखा हुआ है, अगर मांगी गई सूचना इस तरह की कि ये किसी तीसरे पक्ष के कॉपीराइट का उल्लंघन करती है तो लोक सूचना का अधिकारी उसे देने से इनकार कर सकता है। जहां मांगी गई सूचना ऐसे दस्तावेज से संबंधित है जिस पर कोई कॉपीराइट है जो सरकार का नहीं है, तो ऐसी सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब अगर किसी किताब, रिपोर्ट, नक्शा, डिजाइन या किसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था का कॉपीराइट है
तो पीआईओ उसे धारा 7 के तहत नहीं दे सकता है, क्योंकि किसी दूसरी पार्टी का, किसी दूसरे व्यक्ति का इसमें कॉपीराइट एक्ट है। मान लीजिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में उनकी क्वेश्चन बैंक की पूरी कॉपी मांग ले, अगर वो सवाल किसी प्राइवेट पब्लिशर या पेपर सेटर ने कॉपीराइट के तहत बनाए हैं तो आरटीआई में वो उसको नहीं दे पाएंगे। कोई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए जो है, कोई उससे ऐसा कुछ मांग लेता है तो वो उसको नहीं दे पाएगा। प्राइवेट पार्टी का वो मैटर है, उस तरीके से है। और इसमें कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कॉपीराइट पारदर्शिता की, हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखो कितना ध्यान रखा गया है, पारदर्शिता जवाबदेही की बात की गई है, लेकिन कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हमको नहीं करना है। ये धारा 9 में डिफाइन किया गया है, धारा 9 में परिभाषित किया गया है। यदि इसका कोई और मामला हो तो मैं इसमें दिखाना चाहूंगा। ये इन्होंने कोई केस का भी एग्जांपल लिया हुआ है, आप एक बार गूगल पे भी देख लीजिएगा। इसमें पीआई जो व्यक्ति थे उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए और बीए के क्वेश्चन पेपर की सर्टिफाइड कॉपी मांगी थी। ये पेपर्स यूनिवर्सिटी के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत छपते हैं और उन पर कॉपीराइट लागू होता है, इसलिए सेक्शन 9 के तहत ये जानकारी नहीं दी जा सकती। अब सीआईसी का निर्णय पढ़ लेते हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र पर कॉपीराइट लागू हो सकता है अगर प्रश्न पत्र पहले से पब्लिक डोमेन में है। अब देखो यहाँ पे ये बात सीआईसी ने कितना अच्छा निर्णय दिया कि मान लो किसी वेबसाइट पर, मान लो उस कंपनी की वेबसाइट पर ही पहले से पब्लिक डोमेन में है, तो फिर इन्हें आरटीआई से मांगने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? आप आरटीआई के तहत इन्हें क्यों मांग रहे हो अगर पब्लिक डोमेन में है पहले से? तो ये थोड़ा सा निर्णय आप थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 9 मतलब हम आरटीआई एक्ट में कॉपीराइट की बात कर रहे हैं, धारा 9 की बात कर रहे हैं। तो धारा 9 की जब बात आएगी तो धारा 7 में डिस्पोजल आपको धारा 8 को ध्यान में रख के भी करना है और धारा 9 को ध्यान में भी रख के करना है। इस तरीके से हम चैप्टर 2 की आर्टिकल 9 तक पहुंच गए हैं। अब मैं आर्टिकल 10 और 11 की बात कर लेता हूं। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 मैं एक बार पुनः आपको एक्ट ओपन कर देता हूं, और एक थर्ड पार्टी से रिलेटेड है हमारा और एक पृथककरण से रिलेटेड है, मतलब पार्शियल इंफॉर्मेशन। पृथककरण मुझे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो मैं पार्शियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूं। और जो हमारा आर्टिकल 11 जो है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। थर्ड पार्टी को भी हम डिटेल में देख लेंगे। अभी थर्ड पार्टी का क्या कंसेप्ट बताया जा रहा है, थर्ड पार्टी के केस में क्या बात की जा रही है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। पार्शियल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आरटीआई का कोई आवेदन देता है, उसमें 4 क्वेश्चन वो पूछ सकता है, बिंदु क्रमांक 1, बिंदु क्रमांक 2, बिंदु क्रमांक 3, बिंदु क्रमांक 4। तो आर्टिकल 10 ये कहता है कि जितनी जानकारी आपके पास है, अगर 4 बिंदुओं में से 2 बिंदु की जानकारी, तो आप 2 बिंदुओं की जानकारी दे सकते हैं। बाकी 2 बिंदुओं की जानकारी आपके पास नहीं है तो आप स्पष्ट आर्टिकल 8 और 9 का उल्लेख करते हुए, क्योंकि आप डिनाई कर रहे हैं, आप नहीं दे सकते हैं अगर उसको, तो आप आर्टिकल 8 और 9 का उल्लेख करते हुए आप डिनाइल कर दीजिए। आर्टिकल 8 और 9 की जो भी धारा उपधारा लग रही है उसका उल्लेख करते हुए आप डिनाई कर सकते हैं। तो जब भी बात आएगी आर्टिकल 10 की, पार्शियल इंफॉर्मेशन की, पृथककरण की, सेपरेशन की, तो आपको अपना जो धारा 4 जो कह रही थी आपको स्यूमोटो डिस्क्लोजर और वो सब ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी 17 पॉइंट मैनुअल की जब हम बात कर रहे थे, तो हमें अपना रिकॉर्ड मैनेजमेंट, यहाँ पर एक टर्म में और जोड़ना चाहूंगा कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट समझ लो आपका एक तरीके से इस चीज को। तो आपको अपने डेटा को कुछ इस तरीके से रखना है कि आप जो इंफॉर्मेशन है उसको आप दे पाए, क्योंकि आरटीआई का एक्ट ये भी कहता है कि सूचना क्रिएट नहीं की जाएगी। सूचना को क्रिएट नहीं करना है, जो सूचना है वैसा ही उसको दे देना है, जो सूचना है वैसा ही उसको दे देना है, सूचना को क्रिएट नहीं करना है। तो यहां पर जो आर्टिकल 10 ये कहता है कि सूचना क्रिएट तो करनी नहीं है, तो सेपरेट करेंगे कैसे? तो आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट कुछ उस तरीके का होना चाहिए। आपका जो धारा 4 की जो हम बात कर रहे हैं कि आप बहुत आसानी से जो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है और जो नहीं दी जा सकती उसका सेपरेशन कर पाए। यदि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट नहीं है तो आपके पास वो सेपरेशन नहीं होगा, और आप 2 पॉइंट जिनकी जानकारी आप दे सकते थे पर वो प्रॉपर सेपरेशन ना होने की वजह से, 17 पॉइंट मैनुअल ना बने होने की वजह से, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ना होने की वजह से आप वो जानकारी नहीं दे पाएंगे और कहीं ना कहीं सीआईसी में आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लग सकती है।
तो ये धारा 10 जो कह रही है वो यही कह रही है कि आप जो है वो पार्शियल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यदि 5 बिंदुओं पे आवेदन आया है, 2 बिंदु, 4 बिंदु, 1 बिंदु, जितनी भी जानकारी आपके पास है वो जानकारी हमको पार्शियली दे देनी है, पूरी जानकारी आप नहीं रोक सकते। आर्टिकल 11 जो है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। थर्ड पार्टी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आप आवेदक हैं, मैं पब्लिक अथॉरिटी हूं, इसके अलावा जो कोई भी है वो थर्ड पार्टी हो जाएगा। अब इसको समझना बड़े ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। थर्ड पार्टी का जब कोई आवेदन आता है तो 30 की जगह 40 दिन मिलते हैं, 10 दिन का समय मिलता है थर्ड पार्टी का मत जानने के लिए कि आपको आपके बारे में ये जानकारी चाहिए गई है। तो पब्लिक अथॉरिटी थर्ड पार्टी को पत्र लिख के पूछता है क्या ये जानकारी दे दी जाए। बहुत आसान एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक वाइफ है, वो अपने हस्बैंड के कार्यालय में लोक प्राधिकरण में जाकर ये आवेदन लगाती कि मुझे हस्बैंड की क्या सैलरी, उन्हें क्या जीपीएफ मिलेगा रिटायरमेंट पर, ये वो एनपीएस जो भी है, वो उसके लिए एक आवेदन लगा देती है। अब वैसे ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, हस्बैंड भले ही उसका पति है, जो भी है, एक ही परिवार में रह रहे हैं, पर आरटीआई एक्ट में हस्बैंड एक थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा और लोक प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वो हस्बैंड से पहले जो 10 दिनों का एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, हस्बैंड का मत जाने कि आपके बारे में जो आरटीआई आवेदन आया है संलग्न। अभी मैं वो फॉर्मेट भी बता दूंगा जो प्रशासन अकादमी ने हमारे साथ शेयर किए थे, थर्ड पार्टी को किस प्रकार पत्र लिखना है, या जो जानकारी आपसे संबंधित नहीं तो किसी अन्य विभाग को कैसे ट्रांसफर करना है, वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में डिस्कस कर लूंगा। तो ये हस्बैंड वाइफ वाला जो मैं एग्जांपल बता रहा था, तो जो लोक प्राधिकरण है, हस्बैंड का जो बॉस है, वो हस्बैंड को पत्र लिख के पूछ सकता है कि भैया आपके बारे में ये आरटीआई आवेदन आया, ये जानकारी है जो आपकी वेतन भत्ते और इन सब चीजों से जुड़े हुए, ये जानकारी दे दी जाए या नहीं दे दी जाए। अच्छा, इसमें मजे की बात ये है कि यदि हस्बैंड मना कर देता है कि ये जानकारी नहीं दी जाए, तब भी लोक प्राधिकरण के पास ये अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर एक लोकहित वाली बात आएगी। यहाँ पर एक लोकहित का कंसेप्ट आएगा आरटीआई एक्ट में। मैं किसी आर्टिकल के तहत ना रखते हुए यहाँ पर लोकहित एक टर्म बार बार आएगी कि जब कोई आप जानकारी रोकते हैं तो उसमें एक प्रश्न खड़ा होता है, लोकहित वर्सेस संरक्षित हित। एक टर्म निकल के आएगी बार बार कि जो आप जिस कारण से आप ये जानकारी रोक रहे हैं, कहीं उस जानकारी को रोकने से कहीं लोकहित तो प्रभावित नहीं हो रहा। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मैं मान लो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, मैंने कोई जैविक खेती में कोई नए बीज का कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से कोई नया बीज सैंपल क्रिएट किया है, जिससे हो सकता है कि खेतों की उपजाऊता भी बढ़ जाए और साथ ही साथ और जो खेतों के उपजाऊपन के साथ साथ जैविक खेती जो हम एनवायरनमेंट के फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, उससे भी एनवायरनमेंट को भी फर्क पड़ सकता है। अब ये मेरा बौद्धिक अधिकार है, मेरा मतलब मेरी कंपनी का बौद्धिक अधिकार है, मेरी कंपनी का इंटेलेक्चुअल राइट है ये, क्योंकि वो जो बीज मैंने डेवलप किए हुए, नए प्रकार के जो बीज है जो मैंने डेवलप किया हुआ है अपनी रिसर्च से, अपने साइंटिस्ट की मदद से, वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। पर यहाँ पर बात आएगी संरक्षित हित और लोकहित। आप कॉपीराइट एक्ट के तहत और संरक्षित उसके तहत आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं ये तो उनका अधिकार है, उस कंपनी ने इतनी मेहनत से 10 सालों की रिसर्च के बाद ये वाला बीज तैयार किया है, ऐसे ही हम आपको क्यों दे सकते हैं उस बीज का फार्मूला। पर भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की अभी भी 60-65-70% आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे देश में जब आपने खेती में इतना बड़ा कोई अचीवमेंट हासिल किया हुआ है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है उस केस में लोकहित को ध्यान में रखते हुए, यदि हजारों लाखों करोड़ों किसानों को उससे फायदा हो रहा है, तो वो आपके इंटेलेक्चुअल राइट को आप तो मना कर रहे हो कि नहीं आप इसको मत दो, ये थर्ड पार्टी मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरा व्यक्तिगत पेटेंट है, ये है वो है, तब भी लोकहित में सरकार उसको डिस्क्लोज करने का, मतलब सरकार मतलब वही पब्लिक अथॉरिटी या लोक प्राधिकरण, वो उसको डिस्क्लोज करने का अधिकार रखते हैं यदि लोकहित बड़ा हो रहा है, व्यापक हो रहा है एज कंपेयर टू संरक्षित हित। जैसा कि मैंने किसानों के केस में आपको बताया, आप गूगल करोगे लोकहित वर्सेस संरक्षित हित
और इसमें CIC SIC ने क्या डिसीजन दिए, तो कई सारी चीजें आपको निकल के आ सकती हैं, जहां पर बंधुआ मजदूर और इस तरीके की चीजें निकल के आएंगी, खदानों में काम करने वाले श्रमिक, और जहां पर भी इस तरीके की बातें निकल के आएंगी जहां बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, वहां पर कई बार आप देखोगे कि डिसीजन मतलब इंफॉर्मेशन एग्जम्प्टेड सीमा में है, आर्टिकल 8 और 9 के तहत उससे रोका जा सकता है, पर फिर भी धारा 7 के तहत डिस्पोजल करते समय डिस्क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि लोकहित बड़ा हो रहा है, लोकहित बहुत व्यापक हो रहा है। RTI के केस में जब आप लोग भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको यही बताना है, इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, और वो इंटरप्रिटेशन वो बौद्धिकता तब आएगी जब आपने एक्ट, जिस तरीके से हम इतना डिटेल में और इतना व्यापक पैमाने पर डिस्कस कर रहे हैं, जब कोई व्यक्ति, कोई PIO APIO डीलिंग क्लर्क उसको उस नजरिए से जानने की और समझने की कोशिश करेंगे, तब कहीं जाकर हम बात कर पाएंगे कि आप अपना इंटरप्रिटेशन सेट कर पाएंगे। और आप अगर सूचना रोक भी रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट होगा कि जब ये CIC में द्वितीय अपील में जाएगा तो ये मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा। और अगर आप दे रहे हैं, अब आप मजे की बात देखिएगा, थर्ड पार्टी में क्या स्थिति बन रही है। हस्बैंड ने तो मना किया था मत दो, पर वाइफ का वकील कह रहा है कि भैया उनका डाइवोर्स हुए, डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी कि क्या गुजारा भत्ता दिया जाए। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का कानून में वाइफ को गुजारा भत्ता का प्रावधान किया गया है। जब तक आपके वेतन भत्ते कोर्ट के सामने नहीं पहुंचेंगे, आपका GPF कितना मिलने वाला है, 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी है, तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि भाई 25,000 महीने का आप दीजिए, 5,000 रुपए महीने का आप दीजिए, 10,000 रुपए महीने का आप दीजिए। तो हस्बैंड के मना करने के बाद भी यदि PIO को लगता है कि भैया ये तो कोर्ट मतलब इस तरीके का मैटर है और इसमें डिस्क्लोज करने की आवश्यकता है, कोर्ट कैसे गुजारा भत्ता डिसाइड करेगा जबकि वेतन भत्ते ही नहीं पता हस्बैंड के। तो उस केस में PIO हस्बैंड के मना करने के बाद भी ये डिसीजन ले सकता है कि मैं आपकी पत्नी को ये सूचना दे रहा हूं, और जब वो PIO को PIO ये पत्र जो सूचना देने वाला दे रहा है तो थर्ड पार्टी को वो लिख देगा कि आप प्रथम अपीली अधिकारी, अमित देखना वैभव का फोन आ रहा है, प्रथम अपीली अधिकारी जो है उसका प्रावधान उसको भी रहेगा, CIC में जाने का प्रावधान उसको भी रहेगा, क्योंकि अब वो थर्ड पार्टी वो आवेदक बन गया है, क्योंकि वो तो मना कर रहा है ना, हस्बैंड तो मना कर रहा है कि भाई मेरी वाली जानकारी क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी आवेदन कहीं और से आया था। अब मजे की बात देखो, एक्ट को बनाने वाले ने कितना अच्छा बनाया हुआ है। PIO जब जानकारी देने पे उतारू हो रहा है तो PIO ऐसे ही जानकारी नहीं दे सकता, वो थर्ड पार्टी की जानकारी है। तो PIO थर्ड पार्टी को लिख रहा है कि भाई मैं तो ये जानकारी दे रहा हूं, यदि आपको आपत्ति है तो 30 दिनों के भीतर हमारा प्रथम अपीली अधिकारी फला फला अधिकारी हैं, उनको आप निश्चित समय अवधि में आप क्या करिए, ये आवेदन करिए, अगर आपको मेरे डिसीजन से कोई दिक्कत है। यदि वो 30 दिन की समय अवधि में थर्ड पार्टी हस्बैंड जो है वो आवेदन कर देते हैं वहां पे, तो PIO अभी ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते फिर, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है, जो हस्बैंड है, वो भी भारत का नागरिक है और उसको भी प्रथम अपील और द्वितीय अपील दोनों का प्रावधान है। तो प्रथम अपील में अगर उसे निराशा हाथ लगती है तो वो द्वितीय अपील में भी जा सकता है, और द्वितीय अपील में अगर डिसीजन उसके अगेंस्ट में जाता है तब वो PIO जो है वो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वो वाइफ को वो जानकारी दे देगा, जो भी भत्ते जो थे उसका GPF BPF जो भी राशि जो थी। तो ये थर्ड पार्टी वाली पूरी जानकारी है जो आपको जाननी और समझने की आवश्यकता है, इसलिए थर्ड पार्टी के केस में 40 दिनों का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हम चैप्टर 2 के कंप्लीशन पर पहुंच चुके हैं, और जिस तरीके से मुझे ये मौका याद है, मुझे लगता है आप लोगों को भी याद हो गया होगा। एक एक करके मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं और आप जवाब दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति, कौन सा आर्टिकल है जो हमें राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार दे रहा है, कोई बता सकता है? कौन से आर्टिकल के तहत हमें अधिकार प्राप्त हो रहा है? कोई भी एक व्यक्ति बता दे यदि मेरी आवाज पहुंच रही है तो। 3 सर। आर्टिकल 3 के तहत हर भारतीय नागरिक या कर्मचारियों से बने हुए संगठनों को अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? कोई भी एक व्यक्ति बता दे आर्टिकल 4 में क्या बात हो रही है? प्रोएक्टिव डेटा डिस्क्लोज करना चाहिए। प्रोएक्टिव डेटा डिस्क्लोज करना चाहिए। जो 17 पॉइंट का जो मैनुअल है वो कहाँ डिफाइंड है? 414 में। आर्टिकल 4 में ही डिफाइंड है। आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? आर्टिकल 5 में किस चीज की बात की जा रही है? PIO और APIO का जो है वो पूरा जो APIO जो सब बात कर रहे हैं वो कहाँ से निकल के आए? आर्टिकल 5 से। सूचना का अधिकार का आवेदन हम लगा पा रहे हैं तो कौन सी धारा के तहत लगा पा रहे हैं? आर्टिकल
आर्टिकल 6। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? 6। और आवेदन की भाषा हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। ये सब यहाँ पे बात कर रहे हैं। डिस्पोजल जो हो रहा है वो कौन से आर्टिकल के तहत हो रहा है? 7 के तहत हो रहा है। 7 की एक धारा, वैसे तो आप पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि मैं इतना इंटरेस्ट जगा पाऊंगा कि आप पूरा एक पढ़ेंगे, पर इसकी एक धारा 7-9 का उल्लेख करना यहाँ बहुत जरूरी है। कई बार व्यक्ति ने इतनी बड़ी जानकारी मांग लेते हैं जिससे जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेटली यूज होते हैं। जो हमारे रिसोर्सेस हैं डिस्प्रोपोर्शनेटली यूज होते हैं। मान लीजिए ऑफिस में 5 कर्मचारी हैं और जानकारी ऐसी मांग ली उन्होंने, मैं एक मान लो प्रशिक्षण संस्था चला रहा हूं, वहां पे 5 कर्मचारी हैं और उन्होंने पिछले 10 सालों में कौन कौन से प्रशिक्षण हुए उसकी जानकारी हमको दीजिए, सर्टिफाइड कॉपी दीजिए उपस्थिति पत्रक की। अब मेरे कार्यालय में मान लो 2 ही कर्मचारी हैं, तो मेरे कार्यालय के जो रिसोर्सेस हैं, मेरे कार्यालय के जो संसाधन हैं, मैं सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद करके, सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम रोक कर मैं उस जानकारी को 10 सालों की जानकारी कलेक्ट करने में लग जाऊंगा, कलेक्ट करने में उसको देने के लिए। तो फिर क्या होगा, मेरे कार्यालय के बाकी सारे काम जो है वो प्रभावित हो जाएंगे। तो जब इस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेटली बात की जाएगी, जब मेरे रिसोर्सेस का डिस्प्रोपोर्शनेटली यूज की बात की जाएगी, या फिर अभिलेख की सुरक्षा की बात की जाएगी, 10 साल पुराने उपस्थिति पत्र के जिनके कागज पीले पड़ चुके हैं, यदि मैं उन्हें उठाऊंगा या फोटोकॉपी करूंगा, इतने जर्जर हालत में हो रहे हैं, पीले पड़ चुके हैं, हो सकता है फट ही जाए, वो 2 टुकड़े हो जाएं। आपने राजस्व की नकल वगैरह 1959 की नकल वकल उसकी अपन बात करते हैं, कभी आप अभिलेखागार में जाके देखिएगा, पूरे पीले कागज हो चुके हैं, ज्यादा कुछ उठाने की कोशिश करी तो कई बार तो 2 टुकड़े हो जाते हैं उनके। तो ये आर्टिकल 7-9 हमें ये प्रावधान देता है कि आप संबंधित व्यक्ति को आप पत्र लिख के सूचित करिए कि जो आप ये जानकारी मांग रहे हैं उसको आप सीमित करिए, आप यहाँ पे निरीक्षण करिए। जो निरीक्षण की बात हम कर रहे हैं, जो हमारे को आरटीआई सूचना का अधिकार की परिभाषा में निरीक्षण का भी प्रावधान है, तो वो निरीक्षण और धारा जो हमारे आवेदन है उसको सीमित करने की बात कर रहे हैं, जानकारी को सीमित करने की बात कर रहे हैं, तो वो धारा 7-9 के तहत ही हम बात कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा अधिकार हमें दिया हुआ है धारा 7-9 के तहत कि अगर अभिलेख की सुरक्षा की बात आ रही, हमारे रिसोर्सेज डिस्प्रोपोर्शनेटली यूज हो रहे हैं, तो हम उस केस में धारा 7-9 का हवाला देते हुए व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर आइए और आप जानकारी को सीमित करिए। इसी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो बीपीएल धारक वाली जो बात आ रही है, आप सभी को पता होगा कि बीपीएल धारक को जो 10 रुपए का जो पैसे लिए जा रहे हैं आवेदन के, वो नहीं देना है। लेकिन यदि बीपीएल धारक कोई ऐसी जानकारी मांग रहा है जिससे आपके रिसोर्सेज डिस्प्रोपोर्शनेटली यूज हो रहे हैं और आपको आपके संसाधनों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसका अभिलेख की सुरक्षा का प्रावधान हो रहा है, तो आप उनसे भी कह सकते हैं कि भाई आप ऑफिस में आ जाइए, आप अभिलेखों का निरीक्षण कर लीजिए और आपकी जानकारी को सीमित कर लीजिए। इसमें भी 2 कैटेगरी बनेंगी। वो जो जानकारी बीपीएल धारक जो मांग रहे हैं वो उनसे संबंधित है या नहीं है। यदि उनसे संबंधित है तो आप उनको दे सकते हो जानकारी, 10-20-50 पेज तक, 50 पेज तक का कुछ प्रावधान है। जानकारी उसी फॉर्मेट में दे दो जैसी वो मांग रहे हैं। पर अगर उन्हें बहुत बृहद जानकारी मांग ली है, बहुत बृहद जानकारी मांग ली है, तो आप उन्हें ऑफिस में बुला सकते हैं धारा 7-9 के तहत और उन्हें बोल सकते हैं कि आप अपनी जानकारी को सीमित कर लीजिए। ये उन पे भी लागू हो रहा है, बीपीएल धारक पे भी और आम जनता पे भी लागू हो रहा है। बीपीएल धारक के केस में हमें केवल 10 रुपए जो हम नहीं ले रहे हैं, जो नगद में या नॉन जुडिशियल स्टाम्प नहीं ले रहे हैं, उसमें आपको एक ही चीज लेना है, थोड़ा सा उनका जो बीपीएल का जो कार्ड का जो सर्टिफिकेट नंबर है या उसकी फोटोकॉपी वगैरह आपको मिल जाए, ताकि ये प्रमाणित हो जाए कि ये व्यक्ति सही में बीपीएल धारक है। भले ही वो भोपाल में आवेदन दे रहा है और वो इंदौर का रहने वाला है, इंदौर का बीपीएल धारक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें ये आश्वस्त कर लेना है कि वो एक्चुअल में बीपीएल धारक है या नहीं है। और जो वो जानकारी वो ले रहा है, उसने 20 पन्नों की जो जानकारी मांगी है, 20 × 2 रुपए के हिसाब से, जो मध्य प्रदेश फील एंड अपील अधिनियम जो है 2 रुपए के हिसाब से 40 रुपए जो उसके बनते हैं, ये उसको बीपीएल धारक को भी उसका पैसा उसको देना पड़ेगा, जो लागत मूल्य है वो उसको देना पड़ेगा, ये उस पर भी लागू होगा। तो ये 7 के बाद आर्टिकल 8 एग्जम्पशंस की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 9 हम कॉपीराइट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं।
पर इसमें मैंने आपको वो कृषि वाला एग्जाम्पल बताया था, भले ही मैंने कुछ ऐसे बीज विकसित किए, मैंने या मेरी कंपनी ने, पर अगर लोकहित वाली बात आ जाएगी तो जो हमारी पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट सरकार जो है वो डिसीजन ले सकती है कि भाई ये जानकारी दे देनी चाहिए, इससे बहुत सारे लोगों का फायदा हो रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा कोई एक एग्जाम्पल आप गूगल में और सर्च करेंगे तो लोकहित में कई सारे डिसीजन हुए हैं कि वैसे सूचना नहीं दी जा सकती, पर अगर लोकहित वाली बात आ रही तो सूचना दी जा सकती है। जो कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन की बात आती है वैसे नहीं देना। पीआईओ का इंटरप्रिटेशन वो ही है कि भैया आप खुद का गोपनीय प्रतिवेदन ले लो, खुद की सीआर ले लो, किसी दूसरे व्यक्ति की आप कैसे ले सकते हो। पर अगर दूसरे व्यक्ति की सीआर का मैटर किसी लोकहित से जुड़ा हुआ है, ये डिसीजन कौन को लेना है, पीआईओ को लेना है, फर्स्ट अपीली अधिकारी को लेना है, कमीशन को लेना है। तो यहाँ पर पूरा जो खेल जो है वो इंटरप्रिटेशन का है कि आप चीजों को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो धारा 10 आ जाएगी पार्शियल इंफॉर्मेशन। अगर धारा 4 में आपने रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन किए हुए हैं तो आप 4 बिंदुओं पे जानकारी मांगी, 2 बिंदुओं पे जानकारी आप देने की स्थिति में आप दे सकते हो। आर्टिकल 11 जो थर्ड पार्टी की हम बात कर रहे थे उसका प्रावधान किया हमने। इस तरीके से चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को चैप्टर 1 और 2 पूरी तरीके से दिमाग में बैठ गया होगा, पूरी तरीके से दिमाग में समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूं चैप्टर 3 की तरफ चलता हूं। चैप्टर 3 केंद्रीय सूचना आयोग और चैप्टर 4 राज्य सूचना आयोग, दोनों को मैं एक साथ बता दे रहा हूं आपको। धारा 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 में हो रहा है, राज्य सूचना आयोग का गठन 15 में हो रहा है। जो पदावधि सेवा शर्तें 13 में बात की जा रही केंद्रीय सूचना आयोग के लिए, राज्य सूचना आयोग के लिए वही चीज 16 में बात की जा रही है। जो सूचना आयोग या मूल सूचना आयोग को हटाए जाने की बात की जा रही है, रिमूवल की बात की जा रही है, वो 14 में की जा रही है और यहाँ 17 में की जा रही है। तो मैं आपको ये दोनों चैप्टर फटाफट कंप्लीट करा देता हूँ। चैप्टर 3 सीआईसी के लिए है और चैप्टर 4 जैसा कि मैंने आपको बताया ये एसआईसी के लिए। और इनके जो आर्टिकल हैं 12 किससे जुड़ा है, 15 से जुड़ा है। यदि आप 12 समझ रहे हैं तो आप 15 भी समझ पाएंगे, यदि आप 13 समझ रहे हैं तो 16 भी समझ पाएंगे, यदि आप 14 समझ रहे हैं तो 17 भी समझ पाएंगे। इस तरीके से गठन के बाद सेवा शर्तें, पद अवधि 5 साल के लिए रखना है। सेवा शर्तों की एक स्लाइड थोड़ी मोटा मैंने आपको बताया था, बाकी आप डिटेल में ये स्लाइड मैंने डिस्कस किया था जो हाईकोर्ट कर्मयोगी पोर्टल पर डीओपीटी के कोर्स वाले उसमें पड़ी हुई है। जो कैंडिडेट्स हैं वो पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस। क्या नहीं होना चाहिए, क्रॉस लगा हुआ है दूसरे वाले केस में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होना चाहिए, और एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो तीसरा वाला जो बात है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ये तीनों अगर चीजें नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं है, तो वो व्यक्ति इन सेवा को नियम शर्तों के तहत आ सकता है। और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी की जो अपन बात कर रहे हैं, केंद्र के केस में प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, स्टेट के केस में चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पर लोकसभा के हो जाएंगे, यहाँ विधानसभा के हो जाएंगे, कोई नॉमिनेट कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र के लिए हो जाएंगे वहां पर, और यहाँ पर हमारे राज्य के कोई कैबिनेट मिनिस्टर जो सीएम के द्वारा नॉमिनेट किए गए। तो इस तरीके से ये 12, 13, 14 और 15, 16, 17 जो है ये चैप्टर 3 और 4 को कवर करती है। अब मैं चैप्टर 5 पे आ जाता हूँ। अब मैं चैप्टर 5 की बात कर लेता हूँ आपसे। और एक बार जब इन दोनों आयोग का गठन हो जाएगा तो इनकी शक्तियां, अपील और पेनल्टी 18, 19 और 20। सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य, अपील और पेनल्टी, शास्ति मतलब पेनल्टी 18, 19 और 20। तो जैसा मैं आपको बात कर रहा हूं, जिस तरीके से मेरे दिमाग में चीजें सेट हैं, मुझे लगता है कि एक बार जब आप इस तरीके से मतलब आप एक्ट की भाषा को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फंक्शंस एंड वर्क ऑफ
CIC/SIC। और 19 में हम क्या बात कर रहे हैं, अपील। जो फर्स्ट अपील, सेकंड अपील जो प्रावधान दिए गए हैं वो कहाँ दिए गए हैं, 19 में दिए गए हैं। और जो 20 की मैं बात कर रहा हूँ, जो पेनल्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जो 25,000 रुपये मैक्सिमम पेनल्टी की जो हम बात कर रहे हैं, और पर डे 250 रुपये की जो हम बात कर रहे हैं, पर डे जो 250 रुपये की हम बात कर रहे हैं पर डे, वो यहाँ से निकल के आ रहा है कौन से, आर्टिकल 20 से। तो मैंने एक स्लाइड थोड़ा सा अपील के केस में, अब मैंने एक स्लाइड यहाँ पे छोड़ दी थी, मैं एक बार दिखा देता हूँ, वो जो जिसमें पूरी टाइमलाइन बनी आ रही थी। अब मोटा मोटा आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, तो मैं वो टाइमलाइन एक बार आपको दिखाने की और समझाने की पुनः कोशिश करता हूँ, पुनः प्रयास करता हूँ। ये टाइमलाइन की मैं बात कर रहा था। तो जब बात व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी की बात आएगी तो 48 घंटे की हम बात कर रहे हैं। यदि लाइफ और लिबर्टी की बात नहीं तो वैसे 30 दिन का है। यदि APIO के माध्यम से आवेदन आ रहा है तो 5 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। यदि थर्ड पार्टी की बात आएगी तो 40, जो मैंने हस्बैंड वाला एग्जांपल बताया था, 40 दिन, 10 दिन एक्स्ट्रा, ताकि हम उनका मत ले सकें। जब बात ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आएगी, सेकंड शेड्यूल, अभी हम आर्टिकल 24 में देखेंगे, चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो है उसमें 45 दिन का प्रावधान दिया गया है। फर्स्ट अपील के लिए 30 दिन का प्रावधान दिया गया है। डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट अपील जो है नॉर्मली 30 दिन में करना है, और वैलिड रीजन के साथ आप 45 दिन में भी कर सकते हैं, जो फर्स्ट अपीलेट अधिकारी नहीं है। सेकंड अपील के लिए आपको 90 दिन का समय दिया जाएगा, उसके डिस्पोजल के लिए नॉर्मली 180 दिन का समय रहता है। और ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन टू, अभी आपके पास 5 बिंदुओं में जानकारी आई है, 4 बिंदु आपसे रिलेटेड नहीं है, और आप उस एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफर जब आप कर रहे हैं, 4 बिंदु चूंकि आपसे रिलेटेड नहीं है, तो आप 1 बिंदु की जानकारी देकर फ्री होइए, और वो 4 बिंदु के लिए आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उस सामने वाले व्यक्ति को, क्योंकि 5 दिन का समय आपके पास है ट्रांसफर करने के लिए आवेदन से। तो ऐसे टोटल 35 दिन मिल जाएंगे टोटल उस आवेदन पे। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में जब फीस की बात आती है, मान लो 20 पेजों की फोटोकॉपी चाहिए, तो 20 पेजों के लिए 40 रुपए आप हमारे कार्यालय में या नॉन जुडिशियल स्टाम्प के माध्यम से भरिए। तो वो जो समय वो ले रहा है, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, जिसमें वो फीस का भुगतान कर रहा है, वो समय इस 30 दिन में, 45 दिन में उसमें काउंट नहीं हो रहा है। इसका आपको इल्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि जो फीस भरने के ड्यूरेशन में जो समय वो लगा रहा है आवेदक, ताकि आप उसको सूचना दे सके, वो वाला समय आपकी 30 दिन की समय अवधि में काउंट नहीं होता है। ये मोटा मोटा टाइमलाइन